कैमरामैन नंद किशोर यादव के साथ विक्रम सिंह। मेरी एक भारत यात्रा है। मेरे चैनल का नाम प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी, प्रगतिशील भारत यात्रा में आज से मेरी एक यात्रा शुरू हो रही है। जिन शख्स के साथ मैं बैठा हूँ, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में तो जाना पहचाना नाम है। मित्रों, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत गरीब परिवार से रहे, राजनीति में बहुत बुलंदियों पे पहुँचे। मैं कुछ सवाल, लोकतंत्र सेनानी भी रहे आप, मैं कुछ सवाल आपसे चाहता हूँ जो मेरे गुरु भी हैं। मेरे चैनल को शुरुआत करने से पहले मैंने चाहा कि मैं क्यों ना अच्छा कार्य अपने गुरुजी के चरणों से ही शुरू करूं। मैं गुरुजी से, मेरा पहला सवाल है कि आपकी शिक्षा, जबकि यहाँ पे शिक्षा की कंडीशनें बहुत ख़राब थी, स्कूल नहीं थे, आपका परिवार भी बहुत गरीब था, गरीब ही नहीं बहुत दयनीय स्थिति थी। इस स्थिति में आपने उस समय ग्रेजुएशन कैसे करी? जी, मैं जिस गांव में पैदा हुआ और जिस घर में मेरा जन्म हुआ, उस समय मेरे घर में गेट दरवाज़ा की तो बात छोड़ो, मात्र टटिया लगी हुई थी। और मेरे पिताजी गांव में बड़े घर में जमींदार के यहाँ हरवाही करते थे। और ऐसा मैंने जन्म के बाद समझदारी आई तो मैंने सुना कि मेरे जन्म में, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे घर पर तो नहीं, लेकिन जिसके यहाँ पिताजी हरवाही करते थे उसके दरवाजे पर जरूर 20 गोला दगे थे। इस खुशी में दगे थे कि मेरे हरवाहे का लड़का मैंने आगे चल करके उत्तराधिकारी बनेगा हरवाहे का और मेरा हरवाही करेगा। इस खुशी में 20 गोले दगे थे, ऐसा मैंने सुना। और धीरे धीरे करके मैं जब सयाना हुआ, प्राइमरी स्कूल में मेरी बगल। मेरा एक सवाल है गुरुजी, जब आप एक ऐसे खानदान में जन्मे कि आपके पिताजी या पूर्वज आपके हरवाही करते थे, तो क्या उन लोगों ने आपको स्कूल जाने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई? आपको स्कूल में जो है आपका जब दाखिला हुआ तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि आप जो है मना किए गए या रोका गया स्कूल जाने से? देखिए, पड़ोस में स्कूल किरसिया गांव में था और मेरे बाबा जी मुझे अपनी पीठ पर लाद करके, गांव का कोई आदमी जाने न देखे ना, इसलिए चोरी से स्कूल ले जाते थे, छोड़ करके चले आते थे। फिर उसके बाद शाम को लेने जाते थे कि कोई मारे ना, कोई पीटे ना। इस तरह से मैंने कक्षा 5 पास किया, जो बाबा जी ही ले जाते थे मुझको। जी, मेरा एक सवाल और है। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल ले जाया जाता था, उस समय मैं भी चूँकि गांव से हूँ, गांव में ही पढ़ा हूँ, तो मुझे जो जानकारी है उसमें कंडीशनें क्या थी, समस्याएं क्या थी। तो स्कूल में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार या टीचरों द्वारा कोई ऐसी कोई समस्या आती थी क्या? जबरदस्त। उस समय जो SC BC के लड़के थे, उनके बैठने के लिए जगह अलग होती थी और सवर्ण के लिए बैठने के लिए जगह अलग होती थी। उनको एक तरफ किनारे पर बैठाया जाता था और सवर्ण लड़के जो है वो आगे बैठते थे, जबकि चटाई पर ही बैठने के लिए सिस्टम था। उस समय ज़मीन में बैठते थे या चटाई पर, तो चटाई पर तो वो लोग बैठते थे, लेकिन जो ज़मीन बचती थी उस पर बाकी लोग बैठते थे। हम लोग ज़मीन पर ही खाली बैठने के लिए मिलता था, चटाई भी नहीं मिलती थी। ऐसा गड़बड़ था उस समय। अच्छा गुरुजी, आप उस समय जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो बाल अवस्था में एक क्या कहा जाए, एक नॉर्मल दिमाग होता है बच्चे का, तो आपके ऊपर कैसी क्या प्रतिक्रिया होती थी? कैसा आपको लगता था, महसूस होता था, कैसा आप महसूस करते थे उस समय? देखिए, लंबे समय तक तो यह देखा गया। धीरे धीरे करके जब प्राइमरी पास करने के बाद मिडिल स्कूल पास किया और उसके बाद हाई स्कूल पास किया,
इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए जब मैं सुगढ़ बरखंडी विद्यापीठ गया तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने चरमोत्कृष्ट बिंद पर जातिवाद देखा। वहाँ पर जो बोर्डिंग थी जहाँ पर मैंने लड़के रहते थे, पहली बात तो एससी का प्रवेश नहीं था, केवल बैकवर्ड और सामान्य लोग उस बोर्डिंग में रह सकते थे और खाने के अच्छा, लिए मैंने मुझे ऐसा सुना है कि वो एक राजा साहब हैं, मैं नाम नहीं जानता, वो राजा साहब हैं, उनका कॉलेज था, तो वहाँ पे शिक्षा में एससी बीसी लोगों की समस्या तो नहीं आती थी? नहीं, वो विद्यालय में पहली बात तो यहाँ का कोई टीचर नहीं रखते थे। सारे अध्यापक जौनपुर से ही और ठाकुर बिरादरी के ही लोग रहते थे राजा साहब के यहाँ स्कूल में। 81 लोगों को निकाल दिया जाए अगर, तो बाकी 80-85% जौनपुर के ठाकुर बिरादरी के लोग रहते थे टीचर। और मैं जब बोर्डिंग में रहने लगा तो उस समय सन 1963-64 की बात है, मैं 17 किलो राशन और 10 रुपया नकद दे करके बोर्डिंग में खाने के लिए व्यवस्था होती थी। ये सबको देना पड़ता था, लेकिन जब खाना बन जाता था तो उसमें किसी बैकवर्ड को परसने में नहीं लगाया जाता था। एससी का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ रहते ही नहीं थे। गुरुजी, आपने वहाँ से इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद आपका ग्रेजुएशन में कैसे प्रवेश हुआ, किन परिस्थितियों में कैसे प्रवेश हुआ? 1 मिनट पहले मैं वहाँ की बात बता दूँ। देखिए, वहाँ पर जब मैंने देखा ये व्यवस्था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बैकवर्ड क्लास के लड़कों को इकट्ठा करके उसके बाद यह बात बताई कि भाई ये जो सिस्टम है यहाँ का, परसने के लिए बैकवर्ड का कोई अधिकार नहीं है, केवल बैठ करके खा सकते हो। और उसमें भी जो वितरण व्यवस्था थी वो सामान्य के लिए दूसरी तरह, बैकवर्ड के लिए दूसरी तरह। इस पर विद्रोह हुआ और विद्रोह में मारपीट हो गई और मारपीट में मुझे बोर्डिंग से निकाल दिया गया। तो मैं ये मान के चलूं कि आपका जो है राजनीतिक या सोशल या आपके अंदर जो बीज उपजे समाज के लिए, वहीं से क्या ये शुरुआत हुई क्या आपकी? हाँ, बस विद्रोह वहीं से शुरू हुआ और वो विद्रोह में कॉलेज 1 महीने के लिए झगड़े में बंद हुआ और यूनियन वहीं पर मेरे ही द्वारा यूनियन की शुरुआत हुई बरखंडी विद्यापीठ में। और मैंने वहाँ पर जो है यूनियन गठित किया और यूनियन गठित करने के बाद अपना प्रेसिडेंट बनाया और उसके बाद जो है विद्यालय में परिवर्तन आया। अच्छा गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप इतने गरीब परिवार से थे, इतने कमजोर परिवार से, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी? देखिए, ये हिम्मत क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो किताब भी पढ़ता था, ज़मीन भी देखता था। किताबों में अधिकार किस तरह के थे बैकवर्ड एससी में और सामान्य के बीच में क्या था, लेकिन ज़मीन पर जब मैं देखता था मुझे बड़ा विरोधाभास लगता था। वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे केवल इंटरमीडिएट से ही जो है मेरी शुरुआत हो गई, फिर मैं विद्रोही निकल गया। अच्छा, क्या आपके ऊपर हमले भी हुए उस समय? आपके ऊपर हमले भी, चूंकि आप हिम्मत तो थी जब इस तरह की कंडीशन, तो क्या आपके ऊपर हमले भी उस उम्र में हुए कभी? नहीं, हमला तो बाद में जब मैं इंटर करके और उसके बाद जब मैंने कानपुर कॉलेज में लखनऊ में एडमिशन लिया तो उसके बाद वहाँ पर भी मेरी राजनीति विद्यालय में शुरू हुई और उस समय सुचेता कृपलानी जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश थी और विद्यालय में वहाँ भी यूनियन की बात आई तो वहाँ भी सुचेता कृपलानी जी ने आकर के स्पष्ट हम लोगों के बीच में अपनी बात रखी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया और लंबे अरसे तक चला। उसके बाद मेरा विद्या अध्ययन वाला कार्य बाधित हो गया, मैं कानपुर कॉलेज में भी पढ़ नहीं पाया। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, जब आप इतने घर से कमज़ोर थे, आपकी दयनीय स्थिति थी, तो आपने कॉलेज की पढ़ाई और खर्चे कैसे चलाए आपने? देखिए, वो तो खर्चा, मैं किसान के घर में पैदा हुआ, मुझे नगद पैसा तो घर से नहीं मिलता था, लेकिन मेरे चाचा जी वो व्यवस्था करते थे। अनाज जितना मैं चाहता था लाद करके लखनऊ ले जाता था, वो तौल करके नहीं मिलता था। मैं अपनी बोरी में जितना चाहता था भर लेता था, उसे मैं बेच करके अपनी पढ़ाई का काम चलाता था। अनाज के लिए रोक नहीं थी, अनाज तो चाहे जितना मैं ले जाता। अच्छा, मैंने जो सुना है आपने बाराबंकी वर्ष जी का नाम बीच में आता है, वर्ष जी कहाँ रह के भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, कौन सी पीरियड की बात है? ये सन 1973-74 की बात है, जब मैं
इंटर करने के बाद फिर मैं शिवगढ़ में फेल कर दिया गया, तो मैं मुसाफिर खाना गया, वहाँ से मैंने इंटर किया। और इंटर करने के बाद फिर मैंने जा कर के आदरणीय भगवानवत जी से बात हुई, उन्होंने मुझे प्रवेश दिलाया बाराबंकी में डिग्री कॉलेज में, और उन्हीं की देख रेख में फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बाराबंकी से। वो अगर नहीं चाहते या उनसे संपर्क ना होता तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो सकता था। वैसे विषय नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वश जी के बारे में बहुत कम समय में थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूँगा। मेरी अंदर से जो इच्छा है, वश जी के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, वो ऐसे महान शक्ति थे कि उन्होंने पहली बात तो बाराबंकी में उसी कॉलेज में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी रहे, और कॉलेज को ठीक से उन्होंने चलाया। और वो मैंने उस ज़माने में इतना ज़्यादा सभी पार्टियों के लिए, चाहे जो भी पार्टी होती थी, उनके पास भीड़ लगती थी। अभिनंदन पत्र लिखने के लिए शायद जिला बाराबंकी में किसी को उतना बड़ा ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान आदरणीय भगवानवत जी को था। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कोई भी बड़ा लीडर। अच्छा, मेरा एक सवाल है। वश जी बहुत योग्य थे, शिक्षित थे, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कई भाषाओं का ज्ञान भी था उनका, और लेकिन वो राजनीति में आए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो मैंने सुना है बहुत बुरी हार हारे। ऐसा क्यों? जब इतने योग्य थे तो उनको लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया? देखिए, वो टाइम इस तरह का था कि जब भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह ने बनाया सन 1967 में 69 के दरमियान, वो हैदरगढ़ से असेंबली का चुनाव लड़े, और उस समय जो है जिन परिस्थितियों में लड़े, जंग बहादुर वर्मा यहाँ के विधायक हुआ करते थे और वो बैकवर्ड क्लास के लीडर थे, उनके सामने ये लड़े। और जब बैकवर्ड का एक लीडर पहले से था तो इनका लीडरशिप स्वीकार नहीं किया। पहली बात तो ये थी, उनको जो कम वोट मिला, बहुत कम वोट मिला था। क्या आप भगवान वश जी को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? इसमें दो राय नहीं है। मैंने उन्हीं के नेतृत्व में सीखा, और वहीं से मैंने लाउड स्पीकर पकड़ना सीखा, और वहीं से राजनीतिक प्रवेश मेरा हुआ, और वो मुझे बड़े बड़े मंचों तक ले गए और काफ़ी कुछ उनसे जानकारी मिली। अच्छा, मैंने सुना है आपका राजनीतिक जीवन जो है बहुत संघर्षमय रहा, लेकिन 91 में शायद आप चुनाव लड़े थे, और जब चुनाव लड़े थे तो मैं जानना चाहता हूँ, रूरल पार्टी और आज जो कंडीशनें हैं, आपकी कंडीशन भी नहीं थी, आपका पैसा भी नहीं था, आप गरीब घर से थे, और आपने कैसे मैनेज किया? चूँकि चुनाव तो बड़ा खर्चीला होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया इतना बड़ा चुनाव? आपको कैसे टिकट मिला? मेरे दो सवाल हो गए, आपको कैसे टिकट मिला और आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनमें मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और उस समय मंडल कमीशन की लड़ाई ज़बरदस्त थी, मंडल और कमंडल। मैंने मंडल कमीशन में जम करके भाग लिया, और हैदरगढ़ में मैंने यानी प्रचंड तरीके से सभाएं करके और इस लड़ाई को मैंने माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी तक पहुंचाया, और वहीं से ज़्यादा उजागर मेरा नाम हुआ। तो इस तरह से मेरा ज़िले में इस चीज़ को मैंने बढ़ाया, और लगातार सड़कों पर मेरा काम रहा। मैं कभी ज़िले पर छोड़ करके मैं कभी लखनऊ तो नहीं जाता था, लेकिन सड़क पर मेरा काम जरूर होता था, क्योंकि मैं। अच्छा, आपके ऊपर एक ब्लेम लगता है इस क्षेत्र में, हैदर क्षेत्र में आपके ब्लेम लगता है कि आप जो है जातिवादी हैं। देखिए, वो तो क्योंकि राजनीति में आने के बाद मैं 91 में जब चुनाव लड़ा तो उस समय तक मेरी पकड़ अखबारों पे नहीं थी, और मेरे सामने सुरेंद्र नाथ अवस्थी और सुंदरलाल जैसे जातिवादी लोग ही थे, और उन्होंने ही जातिवाद का चार्ज मेरे ऊपर लगाया, जबकि वो स्वयं जातिवादी थे। और हाँ, एक बात जरूर हुई कि मेरे चुनाव लड़ने से 91 में अपनी जो यादव समाज के लोग थे वो जरूर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, और ये चीज़ जो है राजनीतिक लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मुझे जातिवादी वहीं से घोषित किया, अखबारों ने जम करके मेरे खिलाफ लिखा, जो मेरी पकड़ नहीं जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मुझे चूँकि मैं भी इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, जो थोड़ा बहुत जानकारी है, मुलायम सिंह के साथ, इससे पहले लोग मुलायम सिंह के साथ नहीं थे,
लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे यादव बिरादरी के लोगों को मुलायम सिंह के नाम से पुकारा जाता है, शायद आपको भी मुलायम सिंह के नाम से पुकारा जाए, हर गरीब आदमी को मुलायम सिंह के नाम से पुकारा जाता था, उसका क्या कारण था? क्या उसी वजह से लोग जुड़ गए मुलायम सिंह के साथ? देखिए, माने एक संघर्षशील व्यक्ति थे मुलायम सिंह यादव, उनकी एक अपनी विचारधारा थी और संघर्ष करके वो भी राजनीति में आए और संघर्ष की पूंजी थी मुलायम सिंह जी के पास और उनके जितने भी वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, सब संघर्ष की ही देन है। मैं भी संघर्ष से ही पैदा हुआ और मुलायम सिंह यादव जी को जब ये मुख्यमंत्री थे और उस समय बाहैसियत चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी और उसी समय अडवाणी एंड कंपनी और बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया। जब बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ और ठीक उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए पतिंगा पर नहीं मार सकता ऐसे शब्द का प्रयोग किया और पतिंगा पर नहीं मार सकता और उसके बाद अच्छा, सरकार तुरंत जी, चली गई। आप जो है 91 में इलेक्शन जो लड़े थे, क्या आप जातवादी आप पर जो ठप्पा लगा था उसकी वजह से या हर लोगों का सहयोग आप मिला? आप चुनाव क्यों हारे? कैसे, किन कंडीशन, किन परिस्थितियों में आप चुनाव हारे? देखिए, बहुत ही कमज़ोर और गरीब घर में पैदा वाला लोग कोई भी हो और उसको बढ़ने नहीं देना चाहते, दल के भी लोग नहीं बढ़ने देना चाहते जो ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। मैं 91 में माने मेरी फिगर उभर करके जब आई और उस समय लोग जैसा कहते हैं अगर राजीव जी की हत्या न हो जाती तो मैं चुनाव जीत जाता, इसमें दो राय नहीं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी सार्वजनिक इंटर कॉलेज में जब इतनी ज़बरदस्त भीड़ देख करके उत्साहित हुए और उन्होंने मुझसे कहा था कि असेंबली का दरवाज़ा खुल गया, अब कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी के 3 दिन के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या के बाद 15 दिन के लिए कार्यक्रम स्थगित हो गया। तो जितने हमारे सामने अपोजिशन वाले लड़ने वाले लोग थे उसी बीच में उनको मौका मिल गया और उन लोगों ने बैठ करके तिकड़म करके और एक बात इकट्ठे सोच बनाई कि आदरणीय सुंदरलाल दीक्षित जी विधानसभा जाते हैं तो बेनी प्रसाद वर्मा को बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और सभी जानते हैं कि दीक्षित जी को एक नहीं अनेकों बार असेंबली से पकड़ के जबरदस्ती घसीट के विधानसभा से बाहर खेदा गया। जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल और है। आप राजनीतिक लोग आपको राजनीतिक नहीं मानते, आपको सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं, आप एक सोशल वर्कर के रूप में स्थापित हैं यहाँ पे। क्या इसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ा था इलेक्शन में? हाँ, मेरा राजनीति में या चुनाव लड़ने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं 91 में लड़ा तो केवल माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुला करके मुझको टिकट दिया था। मैं टिकट की लाइन में नहीं खड़ा हुआ, न मैंने टिकट मांगा था, न मेरा कोई इरादा था, लेकिन संघर्ष ही हमारी पूंजी थी और यह देख करके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे बुला करके टिकट दिया, चुनाव लड़ा। और यही नहीं, आर्थिक सहयोग में मुझे सबसे ज़्यादा जिले में किया था मुलायम सिंह जी ने, उसी के बदौलत में 91 में चुनाव लड़ा। मेरी जेब में तो किसी बैंक में खाता नहीं था उस समय। अच्छा, मैंने जो सुना है आपके बारे में, मैंने सुना जब आप 91 में चुनाव लड़ रहे थे तो आपको क्षेत्र से बहुत चंदा मिला चुनाव लड़ने के लिए, क्या ऐसा था क्या? देखिए, गरीब लोग जो थे, कमज़ोर तबके के लोग थे या बिरादरी के लोग थे जो जिनको राजनीति का अनुभव था, उन लोगों ने मेरा पूरा सहयोग किया, वोट भी दिया और साथ साथ उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया मेरा, इसमें दो राय नहीं है। ख़ास तौर से पश्चिमी इलाके में जो लोग अफीम वगैरह की खेती करते हैं उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ी मदद किया और उसी की बदौलत में चुनाव लड़ा। जी, मेरा आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज का प्रवेश, जब आपका दौर और आज का दौर, समाजवाद के जो लोग थे, क्या समाजवाद आज भी जिंदा है? देखिए, समाजवाद समय समय पर चढ़ाव उतार हुआ। पहले का समाजवाद, डॉक्टर लोहिया जी का समाजवाद और जॉर्ज फर्नांडिस का समाजवाद, राम सेवक यादव का समाजवाद, उसमें और आज की समाजवाद में काफ़ी अंतर हो चुका है। राम सेवक यादव जी के ज़माने में जो समाजवाद
पैदा हुआ पनपा, वो छोटे छोटे घरों में तपता ताप करके बैठ करके समाजवाद की रचना किया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, रामसेवक जी ने, और जिले को जगाया। और धीरे धीरे करके ये समाजवाद जो है वो कई हाथों से होते होते आज जो माने तपता में ताप करके पैदा हुआ था समाजवाद, आज वो एसी में पहुंच गया। ये फर्क हुआ। जी जी। आप आज की राजनीति पे मैं देख रहा हूँ, जो समाज में देख रहा हूँ, कभी जब आप चुनाव लड़े थे उसमें भी मैं यही था, तो उस समय कंडीशन ये थी कि लोग जो है पैदल या अपना कुछ समय करके पैसा, जैसे आज के, मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नेता लोग आज पैसा बांट रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, वो तो हम लोगों का जो जमाना था, हम लोग पैदा हुए जिस समय सन 1947 में मेरा जन्म हुआ, और मैंने ये देखा कि उस जमाने में मच्छरदानी का जन्म नहीं हुआ था। हमारे पैदा होते समय कोई मच्छरदानी का इस्तेमाल गांव में एक आध आदमी होता था, बड़ा आदमी जो कहीं बाहर से आता था तो हो सकता लगा लेता हो, बाकी मच्छरदानी का जन्म नहीं हुआ। और इसलिए मैंने देखा कि सन 1975 में जब इमरजेंसी लगी, और उस इमरजेंसी के ज़माने में जो समाज में दबदबा फैला, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों को भयवश अपना घर छोड़ना पड़ा, भगना पड़ा, और लोग कायर बन गए, भगे। उस ज़माने में हम जैसे लोग जिनका जन्म मच्छरदानी में नहीं हुआ था, बिना इस बात का परवाह किए हुए कि जेल के अंदर कैसे बीतेगा, क्या होगा, और सीधे सीधे हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मन बनाया, और हमारे जयंती प्रसाद दीक्षित जी ने जैसा कहा कि आप लोगों को जेल जाना है, और जेल जा करके ऐसे नहीं आना है, कुछ करके जाना है। उस समय हम लोगों ने गुरुजी 18 जुलाई 1975 को कचहरी के सामने ठीक दिन को 2 बजे इंदिरा गांधी का पुतला फूंक करके तब हम लोग जेल गए थे। शायद आज की पीढ़ी से बहुत कम उम्मीद की जाती है, क्योंकि अब लोग मच्छरदानी में पैदा होते हैं और जेल में मच्छरदानी नहीं मिलती है। जी, मैं यही सवाल करने वाला था आपसे कि आपके जो नेम प्लेट लगी हुई है लोकतंत्र सेनानी की, लोकतंत्र सेनानी का चूँकि मुझे तो नहीं लग रहा है, मैंने कभी कभी देखा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानी में क्या फ़र्क है, और शायद आपको पेंशन भी मिल रही है, उसी से आपकी जीविका चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी दोनों में अंतर यह है कि जो लोग ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजी ज़माने में विदेशी ताकत से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े उस ज़माने में आज़ादी के लिए, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया। और उसके बाद सन 1975 में जब इंदिरा गांधी जी का एक मुकदमा राजनाथ जी से चला रायबरेली में, और उस समय वह मुकदमे में जजमेंट हो गया, जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, और उस फैसले में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री एमपी चुनाव अवैध हो गया, इसलिए वो पार्लियामेंट मेंबर नहीं रही, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं रही। और यही नहीं, जगमोहन लाल सिन्हा ने लिख दिया कि आने वाले 6 वर्षों के लिए इंदिरा गांधी चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं। ये जब जजमेंट आया, पूरे देश में क्रांति फैल गई, और उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया बिहार से, और दिल्ली में एक सभा बड़ी बुलाई रामलीला मैदान में, और उसमें लाखों लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, और वहीं से नारा लगा, इंदिरा गद्दी छोड़ो जनता आती है। और यह देख करके इंदिरा गांधी के दिमाग में आया कि अब हमको टिकना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने 26 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दिया। और इमरजेंसी की घोषणा का मतलब हुआ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों पर कब्जा कर लिया, और अखबार प्रेस पर सेंसर लगा दिया, और पूरा का पूरा जो है वातावरण एकदम जो है इमरजेंसी में बदल गया। और उसका विरोध फिर हम लोगों ने किया। जब हम लोगों ने किया, जयप्रकाश नारायण जी की सेना में भर्ती हुए, उसलिए लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम लोगों ने काम किया। इसलिए हमारे लोगों को जो नेम प्लेट मिली है सरकार की तरफ से, उस पर लिखा जाता है लोकतंत्र रक्षक सेनानी। हम लोग वो फौजी की तरह से लड़ाई लड़े, और उस लड़ाई को लड़ करके उसको बहाल कराया गया। जब दूसरी गवर्नमेंट आई सन 1977 में, तब उसने माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को बुला करके सम्मानित किया लखनऊ में, और धीरे धीरे करके
बीच में मैंने पेंशन भी बढ़ाई। पहले 5,000 से शुरुआत हुई, 2012 में अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने 5 से बढ़ा के 10 से बढ़ा के 15 करते गए और उसके बाद जो है आज 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है हम लोगों को। वो पेंशन नहीं बल्कि यूँ कहिए कि वो सम्मान राशि है। और इसके साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं। परिवहन निगम की गाड़ी पर एक सहयोगी के साथ जी, बड़ा लंबा हो रहा है। मेरा सेवा है। एक सवाल और है। अभी आपका एक बेटा भी है जो सेना में सर्विस दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने जो आपके आसपास लोगों से सुना, मैंने सुना कि आप उनकी सर्विस में या कहीं भी उनके जॉब में आपने कोई भी सहयोग नहीं दिया। क्या आप अम्बेडकर अम्बेडकर से प्रभावित होकर आपने ऐसा किया, या फिर क्या कारण थे कभी आपने उनका सपोर्ट नहीं किया? जो आज सेना में हैं वो भी कहते हैं कि मैं अपने दम पे सेना पे गया हूँ और मुझे कभी घर से कोई सहयोग नहीं मिला। ऐसा क्या था? देखिए, सहयोग पढ़ाई लिखाई में मिला। अगर सहयोग ना होता तो पढ़ लिख कैसे सकते। लेकिन सर्विस में जो आए उसके पीछे केवल एक कारण था कि दौड़ में पहला नंबर। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायबरेली विद्यालय में चैंपियनशिप हासिल किया उन्होंने जो। और यही नहीं, यहाँ से वो मुसाफिर खाना पढ़ने गए तो वहाँ पर फिर चैंपियनशिप गई नहीं, फिर डिग्री कॉलेज में उन्होंने चैंपियनशिप लिया। और उसके बाद वो दौड़ की बदौलत, उसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, अपनी दौड़ की बदौलत उन्होंने फैजाबाद कमिश्नरी में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद आर्मी में आ गए तो उसमें अपने सहयोग कोई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ना कोई अपने आपके इतने संघर्ष के बावजूद समाजवादी पार्टी में आपने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। कभी जब आप इलेक्शन हारे तो बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं, इलेक्शन हारते नहीं बैकडोर से कहीं ना कहीं उनको मंत्री पद या कोई ना कोई कहीं ना कहीं से MLC या कुछ न कुछ बना दिया जाता है। क्या आपके साथ कोई अपेक्षा नहीं हुई मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी द्वारा जो आपको कोई आज तक पद नहीं दिया गया? आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मुझे संतुष्टि है। मैं कभी इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ा, ना मैं किसी की पछुआई कर सका। और इसलिए अपना काम केवल इतना था कि पार्टी का काम करता था ईमानदारी से। और जो आज के का दौर चल रहा है, इस दौर से मैं बहुत दूर रहा। मैंने कभी जो है लखनऊ का चक्कर नहीं लगाया या किसी नेता के पीछे घूमने की आदत नहीं थी। जो तरीके हैं उस तरीके से मैं दूर रहा। मेरी इच्छा भी कभी नहीं हुई इस तरह की। हाँ, जो जिम्मेदारी पार्टी से मिलती थी उसको मैं बाखूबी निभा करके उससे भी मैं संतुष्ट रहता। आज भी मैं संतुष्ट हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है, एक गाना है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दिल दिमाग में ये चीज़ नहीं है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और राजनीति में मान के चलिए कि मुझे MP MLA बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना एक विधायक को मिलती है पेंशन, उतनी तो हमको अपने जिंदाबाद और मुर्दाबाद बोलने से सड़क पर मिल गया। आपने बहुत से प्रोडक्शन दिए इस क्षेत्र में। आपके हैदर जो क्षेत्र विधानसभा है, लमसम बहुत से आपने चेले बहुत से आपने तैयार किए हैं। उन चेलों से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, ये जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, इस रास्ते से चल पाना बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि जेब खाली रहे और योजना लंबी बनती चली जाए, किस तरह से किया गया है, आज बहुत कम उम्मीद की जाती है लोगों से कि ऐसा कर पाएंगे। इसलिए कि बड़ी विषम परिस्थिति हुई। मैंने जब संघर्ष का दौर हमारा था सन 1980 से लेकर के, पहले जब जेल गया और केवल कारण ये था कि मैंने सरकार की नीतियों का विरोध किया, मुझे जेल में बंद किया गया। जी, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। मैं कुछ सवाल आपसे हैं, बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा। कोई ऐसी घटना आपके जीवन की कि आपको बहुत पीड़ा उठानी पड़ी? देखिए, मेरे कई जगहों पर मुझे कष्ट उठाना पड़ा। अनायास अकारण बिना किसी कारण के सही बात ईमानदारी से कह देना अपराध हो गया। जब मैं कुछ भी नहीं था, सामान्य कार्य करता था और 24 जैसी जगह पर SDM के द्वारा घर के गिरने का पैसे का वितरण हो रहा था। और उस समय मैंने खड़े होकर के
विरोध कर दिया। एक व्यक्ति को गलत तरीके से पैसा दिया गया था, मैंने खड़े होकर के विरोध किया। उस समय मैं इंटर का छात्र था। मुझे जमीन देख करके लगा कि यह अन्याय है, और समाज को मैंने नहीं देखा कि समाज इतना मेरे ऊपर कुपित होगा। और जब मैंने विरोध किया, उस विरोध का नतीजा ये हुआ, सरकारी काम को बंद कर दिया गया। चारों तरफ से लाठियाँ उठ गई मुझे मारने के लिए। एसडीएम को जान बचाना मुश्किल हो गया। इसी तरह से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके एसडीएम महोदय ने गाड़ी पर बैठाया और मुझे हैदरगढ़ ले गए। और ले जाने के बाद वहाँ पर मुझे समझाया कि तुमने गलत किया, हमें भी मरवा देते। इतनी लाठियाँ उठ गई थी, ये काम चुपचाप भी कर सकते थे। और मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ा, जेल तो नहीं भेजा, लेकिन मैं 6 महीने गांव नहीं आ पाया। मुझे एक घटना याद है, शायद आपके द्वारा ही सुना गया है। इलेक्शन 91 का इलेक्शन हारने के बाद आपने एक वैचारिक क्रांति यात्रा निकाली। उसमें आपके साथ एक घटना हुई थी। क्या उसमें चोरी डकैती बहुत होती है? आपके साथ शायद आपने जिक्र किया था गौरिया का पुरा। गौरी के पुरा में आपके साथ कोई घटना हुई थी? जी हाँ, सही है। 91 में जब मैं चुनाव हारा, उसके बाद आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव से मिला, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तुम किसान के बेटे हो, अपनी खेती में इतना पैदा करो कि कितना भी जानवर चढ़ जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन तुम्हारा ढेर बहुत ऊंचा होना चाहिए। और ये समझा करके मुझे वापस कर दिया। वहीं से मैं लौट करके आया। तब मैंने सन 1992 में, 91 के बाद जनवरी में मैंने पदयात्रा शुरू किया। चिरैया चकडोमा से चकौरा और मंझार से मंझूपुर। ये 1 महीने की मेरी यात्रा थी। और इसमें जब मैं गौरिया पुरवा गांव में पहुंचा भिलवल के पास, तो उस दिन रात को मैं रुक गया। और रुकने के बाद रात में ही, शायद आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि मैं भी उसी यात्रा की पैदाइश हूँ। जी हाँ, लेकिन आप गौरिया पुरवा की बात बता दूं मैं। जी जी। रात को जब मैं रुका, किसी को जानकारी नहीं हुई। मैं एक यादव जी के यहाँ रुक गया और रात को ठीक 2 बजे डकैतों ने हमला कर दिया। उस गांव में सबसे बड़े आदमी थे, उनके घर में डकैती डाल दिया। डकैती पड़ने लगी, आवाज़ होने लगी, गोले हथगोले दगने लगे। जब मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि यहाँ कोई डकैती हो रही है, तो हम छत पर चढ़े 2 लोग थे। मैंने भी गोलियाँ चलाना शुरू किया और उसका परिणाम हुआ कि डकैत किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर पाए और भाग लिए। पूरा परिवार उनका सुरक्षित बच गया। सवेरे दरोगा गया तो उसने कहा, जब जानकारी उसको हुई तो उसने बताया कि भाई आपकी वजह से मैंने पूरे लोगों की जान मान बच गई। तो ये मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मेरी बंदूक रखने का मतलब जो है, उस दिन एहसास हुआ कि हाँ ठीक है। बाकी 1 दर्जन अगल बगल असलहा था, कोई निकाल करके फायर नहीं कर सका। आज की राजनीति में और उस समय की राजनीति में, राजनेता तो उस समय भी थे, लेकिन मैं आपके अंदर जो देख रहा हूँ, मैंने जो एहसास कर रहा हूँ, आप राजनीति से परे बिल्कुल लोगों के दिल को छू जाते थे। क्या जरूरत थी आपको, जैसे आज के लोग करते हैं, एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, बंद कमरे की राजनीति करते हैं, क्या जरूरत थी आपको इतने बड़े रिस्क लेने की समाज में? देखिए, व्यक्ति समाज में जो कुछ देखता है, सोचता है। आज मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपने वर्ग और अपने समाज की पीड़ा बर्दाश्त आज भी नहीं होती है। देखता हूँ मैं, आज राजनीति में अभी चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ कि वही स्थिति है। एक तरफ गोडसे के समर्थक, चाहे उसे बीजेपी कहें, आरएसएस कहें, गोडसे के समर्थक एक लाइन में खड़े हो गए और गांधी के समर्थक। जी, इस चुनाव पे, मौजूदा चुनाव पे मैं कुछ सवाल हैं आपसे। आप बात कर रहे हैं, आपने बहुत समाज को जगाया यहाँ पे। इतना समाज जगाने के बावजूद भी मैं जो यहाँ की कंडीशन देख रहा हूँ, लोग तो 5 किलो राशन पे वोट दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि भाजपा फिर जीत जाएगी। ऐसी कंडीशन बन रही है कि कहीं ना कहीं तो लोगों को कैसे इसके बारे में आप ही बताएंगे, क्या कारण है कि राशन पे ही लोग बिक रहे हैं? देखिए, छोटी मानसिकता वाले लोग और बड़ी सोच वाले लोग, हमेशा अंतर रहा है। जो बड़ी सोच वाले लोग हैं, जिनकी सोच राष्ट्र के प्रति है, देश के प्रति है, उन लोगों की सोच में, और जो 2 किलो राशन वाले पाने वाले लोग हैं, उनकी सोच राशन तक ही सीमित है। लेकिन वोट देने का अधिकार दोनों को बराबर है।
दिक्कत ये है, राष्ट्रीय सोच वाला व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोचता है। आज जिस तरह से विपक्ष पर हमला हो रहा है, आवाज़ें बंद की जा रही हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हरिद्वार में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और इस देश के मुसलमान बिरादरी के बारे में क्या क्या आप शब्द बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी पर हमला कराया जा रहा है। ओवैसी पर हमला कराया जा, बीजेपी की सुनियोजित नीति है। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान बट जाए ताकि हम जो है फिर राज करें। ये नीति चल रही है। गोडसे की विचारधारा वाले लोग एक तरफ हैं, गांधी की विचारधारा वाले लोग जो हैं वो अपने बिखरे हुए हैं। इसका परिणाम तो भुगतना पड़ सकता है। जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गईं। अगर यहाँ की जनता में गरीबी है, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग राशन पे बिक रहे हैं, तो आप किन नेताओं को, चूँकि कहीं ना कहीं समाजवादी भी सत्ता में रही, कहीं ना कहीं बीएसपी भी सत्ता में रही, कांग्रेस भी सत्ता में रही, बीजेपी में सत्ता में रही, तो मुझे तो नहीं लग रहा ढाके 3-5 जो भी सत्ता में आया बस आके चला गया। किसने क्या किया गरीबों के लिए, उन्होंने क्या किया, शिक्षा, विकास या देश के लिए जो कुछ भी किया है, मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर सचमुच में सबका विकास सबका साथ लेकर अगर बीजेपी ईमानदारी से चलती तो आज जो हो रहा है, गांव में उनके विधायक, उनके एमपी, उनके मंत्री मारे जा रहे हैं, खेदे जा रहे हैं, ये स्थिति पैदा होती ना। गांव में वोट मांगने की जरूरत रूलिंग पार्टी को नहीं पड़ती है, वो काम ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ठीक है, परिणाम तो सामने है। दूसरे बीजेपी ने जो कुछ किया 5 किलो राशन दे करके, ये जो कर रहे हैं, और इसके बाद जो इनके करनी और कथनी में अंतर है, तो फूट डालो राज करो वाली स्थिति है। कुछ लोगों का वोट इस बहाने ले लिया जाए। हम विपक्ष के लोग अगर उन 5 किलो वालों के दिमाग में सही चीज़ बैठा ले जाए तो 5 किलो राशन अलग रखा रह जाएगा। ये क्यों बोलते हो भाई? ठीक है, यहाँ तो ये भी कहा जाता है कास्ट बेसिस पे चुनाव होता है, जात पे। उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये कहा जाता है, चार्ज लगता है कि मायावती के साथ कौन से लोग हैं, अखिलेश के साथ कौन से लोग हैं। तो सीधी सी बात है, इनको अगर 1 किलो 2 किलो राशन भी दिया जाएगा तो अगर जातिवादी आधार पर है तो वोट जो है जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, इनका 5 किलो राशन धरा का धरा रह जाएगा। मेरा अपना मानना है। मैं वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे पार्ट 2 पार्ट 3 करना पड़ेगा। ये एक शख्सियत हैं जिनके बारे में, जिन्होंने अपने बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। मैं दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मैं कहूँगा नहीं आपसे लाइक, सब्सक्राइबर और कुछ मैं कहूँगा नहीं आपसे। मैं नहीं कहूँगा कि आप शेयर करें। आपको अगर अच्छा लगे कि ऐसे संघर्षशील व्यक्ति की जीवनी के बारे में, मैं भारत यात्रा पे निकला हूँ। मैं चाहूँगा कि जब भी मैं कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन या सूचना आपको दूंगा तो इसी तरह की दूंगा। मेरा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और हमारे देश की क्या कंडीशन है, कोई भी पत्रकार ग्राउंड पे आके अपनी रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। जरा ग्राउंड पे आएँ तो उनको पता चले कि आज भी 75 साल देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश की क्या कंडीशन है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।